हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज फिर से हमारे अपने चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। और आपको जैसे पता है कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो चल रही थी जीके की, जिसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ हम वन लाइनर से हटके थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें भाई, सबका फ़ायदा होने दें, अकेले अकेले पढ़ाइयाँ नहीं होती। चलिए, तो आज का क्वेश्चन जो है देखते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए आज हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ईमानदारी से बताइए आप लोगों में से किसको किसको इसका आंसर सही सही पता था। ठीक है, तो जिन लोगों को पता था बहुत बहुत उनके लिए शाबाशियाँ, और जिनको नहीं पता था वो मुझे सुन लें। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये जो है इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था कुछ खुदाई वगैरह इनके नेतृत्व में। देखिए, इनको ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था, और फिर इन्होंने खुदाई करवाई और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इनके ज़माने में कुछ चीज़ों का पता चला, तो इसलिए इनको पुरातत्व विभाग एक तरह से आप कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अब अच्छी बात यह है कि ये भारतीय व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय पुरातत्व के जनक का सम्मान इनको प्राप्त है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? काफ़ी इजी है ये, और क्योंकि हाल में ये जो चर्चा का विषय रहा था, इसमें इसका नाम जो है बदल दिया गया था। इसका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जैसा कुछ इसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पे किया गया था। तो भोपाल में जो है वो ये हमारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। जो लोग भोपाल में रहते हैं वो एक बार ज़रूर विज़िट करके आएँ और बताएं मुझे कि क्या है वहाँ देखने लायक। देखिए, घूमते फिरते रहना चाहिए, मैं तो यही मानती हूँ, और हर तरह की जगह जाना चाहिए, हिस्टोरिकल जगह हो या ज्योग्राफिकल जगह हो, ताकि आपको पढ़ाई करते समय फिर वो आप जब कनेक्शन बना पाते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है फिर। जैसे मैंने जब कैटरैक्ट्स वगैरह जब पढ़े थे कि डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड कैटरैक्ट्स, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। अब जब मैंने लाइव उसको जा कर के देखा, जब मैंने हिमाचल में कहीं कहीं मैं घूमी और फिर मैंने देखा कि नहीं यार, हाँ फ़र्क होता है। वाटरफॉल एक फ़्लो से गिरता है बिल्कुल सीधे, और कैटरैक्ट्स चट्टानों से होके सीढ़ी सीढ़ी स्टेयर्स के रूप पे गिरते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। जब मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ, अब मैं समझ रही हूँ। तो दिस इज़ समथिंग यू शुड डू। अच्छा जी, बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कल्चरल डिपार्टमेंट जो है उसके अंतर्गत आता है। तो ये था ये हमारा ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रोज़ बताती हूँ उसके बारे में आपको, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ भी आता होगा। राइट, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पढ़ रखा है जिन्होंने वो इसको बता सकते हैं। तो यहाँ जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, आपको पता है कि ये चले गए हैं, पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन लोथल आपको पता है गुजरात में था, और ये आज भी हमारे पास है, जो कि डॉकयार्ड यहाँ से मिला हुआ है हड़प्पा का, मतलब सिंधुकालीन डॉकयार्ड, और सेलखड़ी की मोहरें वगैरह यहीं से मिली है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई, व्यापार होता था फारस वारस के साथ, और आना जाना था वहाँ से, तो मोहरें वगैरह लग के जाती थी। तो लोथल गुजरात में, जो इंडिया में अभी भी है। इसके अलावा इंडिया में कौन कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। एक्सप्लेनेशन इसका कुछ इस तरह है, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर था, और बाकी के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। बता ही दिया है मैंने आपको, राइट। अब यहाँ आपको ऋग्वेद की मूल लिपि बतानी है। तो भाई, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एंशिएंट इंडिया में। तो ऋग्वेद की मूल लिपि आपने बहुत लोग बता पा रहे होंगे इसको, ब्राह्मी लिपि जो है वो इसकी मूल लिपि थी उस ज़माने में। तो ऋग्वेद बेसिकली इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और रट लीजिए इसको। और इसके जो पुरोहित होते थे वो होता कहलाते थे। ठीक है, होता या होत्र इस टाइप का कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में होत्र या होता क्या थे, तो जो वो पुरोहित थे, जो ये सारे यज्ञ अनुष्ठान वगैरह उस समय पे जो भी ज़्यादा नहीं होते थे, जो थोड़े बहुत चीज़ें होती थी, और सूक्त पढ़ के सुनाना, ये सब काम करना, तो ये होता जो लोग होते थे पुरोहित, वो ही ये सब करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो यहाँ आपको बताना है किस पे आधारित है, दिव्य वदान पे, ललित विस्तार पे, सुत्त पिटक पे, या अभिधम्म पिटक पे।
तो यार दिव्य विधान, औसत पिटक, अभिविधम पिटक, ये सारे के सारे आपको पता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो संकलन है। और यहाँ जो इसका सही आंसर है द लाइट ऑफ द एशिया, ललित विस्तार भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड आपकी एक आप कह सकते हैं संकलन है, एक टाइप का पुस्तक है। तो ये इसी से आधारित इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द लाइट ऑफ द एशिया, जिसका प्रकाशन लंदन में हुआ था, इंडिया में नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है, जिसका प्रकाशन 1879 में लंदन में हुआ था। राइट, आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो गजनी जिसके कि महत्वपूर्ण रूलर आपने पता है कि महमूद गजनवी थे, लेकिन फाउंडर वो नहीं था। फाउंडर जो था वो था अल्पतगीन, ठीक है। अल्पतगीन ने गजनी राजवंश की संस्थापना की, उसके बाद धीरे धीरे फिर महमूद गजनवी और ये सारे लोग उसके साथ जुड़े। तो ये संस्थापक ही पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। इसका अन्य नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका यामिनी वंश भी इसको बोलते थे, गजनी वंश को, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, गजनी को, ठीक है, गजनी। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, तो जी अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, कृषि विभाग को लेके बार बार पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंस था उस ज़माने में इसका। दीवाने अमीर कोही विभाग था उसका नाम। तो ये कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था और फसल चक्र की योजना बनाई थी। तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आए थे तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने अमीर कोही इस विभाग का नाम था। कई बार पूछा गया है कि दीवाने अमीर कोही विभाग किस उससे संबंधित था, तो वो कृषि विभाग था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लें, पहले उससे पहले एक्सप्लेनेशन भी देख लें। दीवाने अमीर कोही की स्थापना, एज आई टोल्ड यू, इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि के अधीन लाना था। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ बहुत से फसलों की खेती की गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक। पहले भारतीय शासक की बात हो रही है क्योंकि उसके बाद और भी लोग हैं जो आएंगे मुगल्स में और उसमें जो स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब सबसे पहली बार बात की थी तो फिरोज़ शाह तुगलक ने अपने खर्च पे, राज्य खर्च पे जो है हज की व्यवस्था की थी मुस्लिम्स के लिए। तो फिरोज़ शाह तुगलक, अच्छा, फिरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में एक दीवाने खैरात एक विभाग भी जो है बहुत पॉपुलर हुआ करता था, खैराती विभाग था। और पहला भारतीय शासक, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन्होंने, उसने दारुल शिफा नामक एक खैराती अस्पताल भी स्थापना की थी। अब खैरात विभाग था जो खैरात देता था, इसके अलावा ये जो है गरीबों के लिए दारुल शिफा नाम के खैराती अस्पताल की स्थापना भी इसने ही करी थी, फिरोज़ शाह तुगलक। ओके, अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। फिर हिस्ट्री से आ गया आपका एंशिएंट इंडिया। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो फिर से इसको बिल्कुल, उनके लिए तो चुटकी बजाने वाला क्वेश्चन है, ये इतना इजी सा। तो बता दीजिए भाई, सी ऑप्शन जो है वो सही है। हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने अपने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी 1306 में। और इनके इसको कभी कभी संगम वंश भी कह दिया जाता है क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो संगम नाम था उनका, तो उनके नाम पे ही इनके वंश चला था। लेकिन एक संगम वंश अलग आप लोग पढ़ेंगे जब एंशिएंट इंडिया में, जब आप तुलुक वंश, तुलुक, सालुक, अरामिडू जो है वो अलग है, वो संगम वंश अलग है। लेकिन अगर विजयनगर की बात करते हैं उसका संगम वंश, तो वो जो है उसको आपको जहाँ भी क्वेश्चन आएगा वो क्लियरली मेंशन करेंगे कि वो किस संगम वंश की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। 1336 में, 1306 नहीं था, तो मेरे वर्ड्स को जहाँ गलत हुआ करे इसको करेक्ट कर दिया करिए। 1336 में हरिहर और बुक्का ने इस पूरे साम्राज्य की स्थापना की थी। संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। अगेन रिपीट किया है यहाँ उन्होंने। और ये कहाँ के मंत्री थे, काम्पिल राज्य था, वहाँ के मंत्री थे ये। ओके, फिर से आपके लिए एक दीवाने अर्ज विभाग आ गया है। आपको बताना है कि ये संबंधित था किससे, शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से या वित्त विभाग से। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन ध्यान दीजिएगा, सैन्य विभाग अगर आपको पता है, दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग था, तो वो रक्षा विभाग के ही अंदर आता है। सैन्य आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी ये जो आपका डिफेंस डिपार्टमेंट है। तो दीवाने अर्ज, और इसकी स्थापना किसने की थी, बलबन ने, और उसको ज़्यादा संगठित रूप दिया था। हालांकि आरजे
दीवाने आरिस करके, हाँ ये विभाग चला आ रहा था इल्तुतमिश के टाइम से, लेकिन जब बलबन आए तो दीवाने आरिस को इन्होंने रिफॉर्म करके ज़्यादा संगठित करके फाइनली एक विभाग बनाया जिसको दीवाने अर्ज कहा गया। और ये पूरा सेना से संबंधित जितना भी आपका डिपार्टमेंट था, डिफेंस वाला पूरा जो काम था, वो यही देखते थे इसके अधिकारी, जिनको आरिज़े ममालिक भी कहा जाता था। तो इसका जो हेड होता था दीवाने अर्ज का, वो था आरिज़े ममालिक। अगला क्वेश्चन है भाई, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो जैसे कि आपको पता है कि चित्तौड़ के जो राजा थे राणा कुंभा, उन्होंने अपनी विजय में कीर्ति स्तंभ जो है वो बनवाया था, लेकिन उस प्रशस्ति के रचयिता अभिकवि थे, जिसमें कि इन सबका सबसे ज़्यादा नाम जो है वो इन्हीं का नाम आता है, अभिकवि। ठीक है, देखिए यहाँ मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। हाँ, ये मालवा विजय जो मेरे दिमाग से निकल रही थी, मालवा विजय को जीतने के बाद जो है, विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने स्तंभ का निर्माण करवाया। मेवाड़ के राणा थे, मेवाड़ चित्तौड़ वो सब एक ही एरिया है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, लेकिन उस प्रशस्तिकार के रचयिता अभि और महेश थे। कहीं अभि लिखा होगा, कहीं महेश लिखा होगा, तो ये दोनों ही ने मिलकर इसकी प्रशस्ति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसका सुमेल नहीं है। पहले नहीं को तो बड़ा बड़ा आपको एकदम मार्क कर लेना है हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ गलती हो जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, एलबी शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है, विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और राजीव गांधी कर्मभूमि। आप में से जो लोग पढ़ चुके हैं वो बता पा रहे होंगे ये मिलाप किसका करना है। भाई ये समाधि स्थल हैं जो अलग अलग इनके पॉपुलर लोगों के, ये वो दिए हुए हैं। तो बाकी के तीनों जो है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी बिल्कुल सही सुमेलित है। जो नहीं है वो राजीव गांधी जी, क्योंकि इनकी कर्म भूमि नहीं, इनका जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि है। अगेन यहाँ पे जो है वीर भूमि इसका सही आंसर होना चाहिए था। तो समाधि स्थल वीर भूमि है, ना कि कर्म भूमि। अच्छा, कर्म भूमि किसकी है ये भी देख लीजिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, उनका जो है वो समाधि स्थल कर्म भूमि है। राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉलिसिटर जनरल यानी कि महाधिवक्ता, ठीक है, जिन इनमें से क्या होता है। सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी नहीं, सरकारी अधिवक्ता भी नहीं, प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं, ये जो है कानूनी सलाहकार होता है। लेकिन किसका, जो अपने अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी, उनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी है जी। देखिए ये सही है, अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार का कानूनी सलाहकार के रूप में एक अन्य विधि अधिकारी होता है, जिसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं, मतलब है वही विधि अधिकारी हैं, ये भारत सरकार के सलाहकार हैं, लेकिन ये अंडर में आते हैं किसके, अटॉर्नी जनरल के। ओके, ये हमारे कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज यहाँ मेंशन है। इसके बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ये जिस आपने निधियाँ वगैरह पढ़ की, फंड्स की बात होती है जिसमें संचित निधि, लोक निधि और तो ये सारी चीज़। तो इसका जो रक्षक है, अभिभावक, किसे कहा जा सकता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का काम ही यही होता है कि वो वित्त लेखा जोखा की जांच रखे, जिसे हम कैग भी बोल देते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये वही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, कैग, जो सभी लोक निधियों में व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अंडरस्टूड है, ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है। यानी कि एक जनगणना के टाइम पे ये फिक्स कर दिया गया था कि इस सन तक जो दोनों के लोकसभा और राज्यों के बीच में सीटों का आवंटन है वो इतना ही रहेगा इस जनगणना से इस जनगणना तक। तो जो आधार वर्ष है वो तो हमारा 1971 है, जिसको हमको रखना था 2001 तक। इसको 2000 तक रखना था, इसको 2000 तक के लिए रखना था, लेकिन 84वां संशोधन हमने किया 2001 में और इसको हमने एक्सटेंड करके कहाँ तक ले आए, 2026 तक। याद आपने सिर्फ ये रखना है कि आधार वर्ष 1971 है और एक्सटेंड कहाँ तक किया गया है, वो 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 84वें संशोधन के द्वारा। अगेन काफ़ी कंसेप्चुअल था, काफ़ी फैक्चुअल था, जो भी था, खैर आपको याद करना पड़ेगा ये।
यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बेसिकली बात हो रही है। कुल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब लाइट रेज जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरेस्ट मीडियम की तरफ जाती है, मतलब कि सघन से विरल की तरफ जाती हैं, तो उनका मान कुछ ऐसे हो जाता है कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा निकल जाती है। तो जब ज़्यादा निकल जाती है तो लौट के उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस माध्यम से आई थी। तो यही पूरी घटना आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, और ये मैं आपको पिछले 2 सेशन में बार बार बता चुकी हूँ। अब तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो घटना होती है, आप यहाँ देखेंगे जल से कांच, वायु से जल और वायु से कांच, हीरे से कांच। यहाँ दिमाग लगाइए कि सघन से विरल में कहाँ जो है वो जा रहे हैं। तो हम हीरे से कांच में जब जाएंगे तब डेंस से रेयर की तरफ जाएंगे, तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और ये पूरा वही एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है जो मैं आपको हर बार बताती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर कौन सा या इनमें से कौन सा कितने वाट का वो अंकित होता है, ये पूछ रहा है। ये फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो यूज़ होती है अब तो कम हो गई हैं जब से एलईडी आई है, रिप्लेस कर दिया है उसने। लेकिन एक ज़माना था जब फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट की अपनी एक वो वैल्यू होती थी, तो होती अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही उससे, लेकिन हाँ अब काफ़ी कम हो गई हैं। तो ये उन पे क्या लिखा होता है, तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती हैं ट्यूबलाइट्स, उनमें जो केल्विन मेंशन होता है वो लगभग 6500 केल्विन के समथिंग आप मान सकते हैं, क्योंकि ये होता है 4000 से लेकर के 8000 तक कुछ होता है जो हमारे यहाँ यूज़ होती है, उनमें यही मेंशन होता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, गर्म वातावरण निर्मित करने वाली ट्यूबलाइट कम केल्विन की होती हैं, जबकि ठंडा वातावरण निर्मित करने वाली अधिक केल्विन की होती है। मतलब कि एक होता है ना कि बल्ब वगैरह जलाने पे और जो वो वाली ट्यूबलाइट्स आती हैं जिसमें से हॉट रेज निकलती हैं, तो उनका तो पावर कम होता है, लेकिन जो ये जिनसे गर्मी पैदा नहीं होती, हीट पैदा नहीं होती, जो एकदम वाइट सा जो है वो बनाती हैं रिफ्लेक्शन, वो उनको आप कह सकते हैं कि वो एक ठंडा एटमॉस्फेयर बनाती हैं। तो वो सबसे ज़्यादा पावर भी लेती हैं, कंज्यूम करती हैं। 4000 से 8000 केल्विन उनका वो फिक्स होता है। तो अगर 6500 लिखा है तो वो समझ लीजिए कि वो ठंडा वातावरण निर्मित करने वाली उसके ही अंदर आ रही है। फ़िज़िक्स के टर्म्स हैं ये, आपको फ़िज़िक्स से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आएंगे। अगला क्वेश्चन अगेन फिज़िक्स से, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा रॉकेट प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इसका नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न तापी इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। इन इंजनों में द्रव ईंधन प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये और एक्स्ट्रा पॉइंट है। द्रव ईंधन ज़्यादातर यूज़ होता है किसमें? निम्न तापी इंजनों में। ठीक है, बाकी के सारे जो होते हैं वो उसमें अलग अलग ईंधन डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो एक बार वो भी आप चाहें तो उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसको देख लीजिएगा कहीं से। अगला क्वेश्चन जो है हमारा निम्न प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज की बात हो रही है, उनका विच्छेदन कर सकता है या उनका अवशोषण कर सकता है। तो थोड़ा सा कांच के बारे में डिस्क्रिप्टिव मैनर में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से टर्म्स निकल के आते हैं, जैसे सोडा कांच, पायरेक्स और जेना कांच, क्रुक्स कांच, सबके अलग अलग यूज़ होते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर फिज़िक्स में बन जाते हैं कि कांच का कौन सा किस में क्या रहता है। बात हो रही है यूवी रेस के एब्जॉर्प्शन की। क्रुक्स कांच जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कि वो अल्ट्रावायलेट रेस का अवशोषण कर सके। और CiO2 यानी कि एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको CiO2 बोलते हैं, ऑक्साइड होता है एक प्रकार का, वो उसमें डाला जाता है इसी पूरे मोटिव के लिए कि वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा, निम्न धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? ये रिपीट हुआ है काफ़ी बार, आप लोग देख के इसको पहचान भी गए होंगे। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, ये तीनों ही धातुएं जो हैं वो अभिक्रिया करती हैं और अमलगम बनाती हैं, लेकिन लोहा जो है वो अभिक्रिया नहीं करता और अमलगम नहीं बनाता है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अमलगम बेसिकली कब बनता है कि जब धातुएं जो क्रियाशील हैं और उनको पारे में डुबा दिया जाता है तब वो बनता है। तो तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम तो पारे के साथ मिलकर अमलगम बनाते हैं, लेकिन लोहा अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी धातुएं हैं जो अमलगम नहीं बनाती, एक बार उनका भी आप चार्ट चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं।
तो यहाँ थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साइंस भी थी, आज हमने हिस्ट्री भी देखी काफ़ी सारी। आगे के सेशन में हम मिलते हैं, तब तक आप लोग बहुत सारा रिवाइज़ करते रहिए जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, और अच्छे से एफ़र्ट करिए, कहीं ना कहीं आप लोग भी सिलेक्ट होंगे। चलिए, तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।